गाइस, गुड डे टू यू ऑल। आपका इस लैंड ऑफ नॉलेज में लाख लाख स्वागत है। लैंड ऑफ नॉलेज को ही छोटू सा बनाकर मैंने लैंग्वेज कर दिया है और मुझे बहुत ही खुशी है कि पिछले सारे वीडियोस जो हैं आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किए, अपना व्यूज़ दिया, रिव्यूज़ दिया, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मेरा लगातार प्रयास है और बना रहेगा कि आपके सामने बेस्ट कंप्लीशन को पेश करूं। इतिहास के पन्नों को टटोलता रहता हूं, तलाशता रहता हूं, ताकि आप सबको आपके एग्ज़ाम्स में इससे मदद मिल सके। आज एक नए सफ़र पे हम चल रहे हैं और हम देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास के उन पन्नों को हम पलटने जा रहे हैं जिसमें हमें भारत में 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक के इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। हम देखते हैं कि गजनी के मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इस युद्ध में उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी कर्तव्यनिष्ठा, साहस और स्वामी भक्ति से खुश होकर उसे शाही अस्तबल अर्थात घुड़साल का अध्यक्ष, जिसे अमीर ए आखुर कहा जाता था, बना दिया। उस समय यह एक बहुत ही सम्माननीय पद था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेने के बाद मोहम्मद गौरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार बना दिया और दिल्ली, आगरा तथा लाहौर का क्षेत्र उसकी जिम्मेदारी में दे दिया। इस दरमियान ऐबक ने भारत में जाटों के विद्रोह को दबाया। कन्नौज के शासक जयचंद के साथ चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। उसने 1195 ईस्वी में अलीगढ़ को, जो उस ज़माने में कोइल कहलाता था, उसे जीत लिया। 1197 ईस्वी में भीमदेव की राजधानी अनिलवाड़ा को लूटा और यहाँ से वह अकूत धन दौलत लेकर गया। मोहम्मद गौरी के दासों में ऐबक, गयासुद्दीन महमूद, यलदोज, कुबाचा और अली मर्दान जैसे मुख्य थे। मोहम्मद गौरी की 15 मार्च 1206 में हत्या कर दी जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसके दासों ने मोहम्मद गौरी के जीते हुए क्षेत्रों को अपनी सहूलत के हिसाब से आपस में बांट लिया। नसरुद्दीन कुबाचा ने मुल्तान का प्रांत ले लिया, ताजुद्दीन यलदोज को गजनी का प्रांत मिला और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के क्षेत्र में अधिकार मिल गया, क्योंकि मोहम्मद गौरी के शासनकाल में वह भारतीय क्षेत्रों से भली भांति वाकिफ हो गया था। 24 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक किया, लेकिन उसने सुल्तान, बादशाह या इस तरह की शाही उपाधि धारण नहीं की। वह सिर्फ सिपा सलार के नाम से ही खुश रहा। हम देखते हैं कि 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में सैनिक गतिविधियों में शामिल रहा। फिर 1206 से लेकर 1208 तक उसने राज्याभिषेक तो करा लिया, लेकिन वह असल मालिक नहीं बना, वह सिपा सलार ही बना रहा। 1208 ईस्वी में उसको औपचारिक मान्यता मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन ने दी। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी दानशीलता के कारण लाख बख्श और हाथियों का दान करने के कारण पील बख्श की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली, जो आज एक यूनेस्को हेरिटेज के रूप में जाना जाता है, और इसी कुतुब मीनार को आगे चलकर हम देखेंगे कि इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई, अजमेर शरीफ में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई, लेकिन बेचारा चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में लाहौर में घोड़े से गिरकर मर गया। इसका जो शासनकाल, इसने जो एक वंश डाला, उसे हम शमशी वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक
भारत में जो वंश रहा उसे गुलाम वंश या ममलूक वंश कहते हैं। पूर्ण रूप से गुलाम वंश कहना इसलिए ठीक नहीं होगा कि इसके शासन काल में इस वंश में लगभग 11 अलग अलग बादशाह गद्दी पर बैठे, जिसमें से सिर्फ 3 कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन, ये 3 ही दास थे। और वो भी क्या थे कि उनको गद्दी पर बैठने से पहले दास्ता से मिल चुकी थी। तो ऐसे लोग जिन्हें उनके दास्ता से मुक्ति मिल जाती थी वो ममलूक कहलाते थे। इसीलिए इस वंश जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, चूँकि इतिहास में बात चली आ रही है, स्लेव डायनेस्टी कहेंगे, लेकिन इसे हम ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा ये देख लीजिए कि 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक किन किन लोगों ने भारत में या दिल्ली की गद्दी पर वो बैठे। कुतुबुद्दीन साहब बैठे 1206 से 1210 तक। उसके बाद उनका बेटा आराम शाह, कुछ लोग बोलते हैं कि वो इसका बेटा नहीं था, ये विवादित है, लेकिन कुछ इतिहासकार आराम शाह को उसका पुत्र मानते हैं। आराम शाह 1210 से 1211 तक गद्दी पर बैठा। उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था, तो 1211 से 1236 तक वह गद्दी पर बैठा। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज आके गद्दी पर बैठा, जो एक अय्याश था और जो एक अयोग्य शासक था। वो सिर्फ 1236 में कुछ महीनों के लिए ही गद्दी पर रहा। उसके बाद हमें मिलती है रज़िया सुल्ताना, जो 1236 से 1240 पर बैठती है और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी शासिका थी। हम अपने इस वर्तमान काल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देखते हैं, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं। रज़िया सुल्तान के बाद दिल्ली की गद्दी पर मुइज़ुद्दीन बहराम शाह आता है, जो 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक बैठता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक हैं। नसरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1265 तक। तो रज़िया सुल्तान के बाद जो ये 3 बादशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे, इन्होंने कोई ख़ास योगदान नहीं दिया, जस्ट जो बना के चले गए थे इल्तुतमिश, उसको ही कंटिन्यू किया। अंत में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है जिसे हम गयासुद्दीन बलबन के नाम से जानते हैं, और वो 1265 से 1287 ईस्वी तक भारत की गद्दी पर बैठा। उसके बाद 2 जो है नाम मात्र के बादशाह आए, अलाउद्दीन कैकुबाद 1287 से 1290 तक, और लास्ट में शमशुद्दीन क्यूमर्स 1290 में गद्दी पर बैठे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि बदायूं का गवर्नर शमशुद्दीन इल्तुतमिश था, जो ऐबक का दामाद और दास भी था, मैंने बताया। यह घटना लगभग 1211 ईस्वी की है। इल्तुतमिश बहुत ही योग्य शासक था। इल्तुतमिश ने ही अपनी सूझबूझ से चंगेज़ खां, जो एक आक्रांता था, उसके आक्रमण को विफल किया। वो भारत के क्षेत्रों तक आ गया था, एक शहजादे का पीछा करता हुआ। इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर विजय प्राप्त की। उसने यल्दौज और कुबाचा को हराया और उन्हें ले जाकर सिंधु नदी में डुबो दिया था। इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का जीतल जारी किया। इल्तुतमिश पहला बादशाह था जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित कराया। ग्वालियर की विजय के बाद सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रज़िया का नाम अंकित करवाया था। इल्तुतमिश ही भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की। न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए इल्तुतमिश ने नगरों में काजी और अमीर इद्दाद की नियुक्ति की। प्रशासनिक सुगमता और शान शौकत को बढ़ाने के लिए आगे चलकर हम देखते हैं कि तुर्क सरदारों के एक समूह, जिसे चालीसा दल या तुर्कान चहलगानी भी कहते हैं, की स्थापना की। इल्तुतमिश को उसके सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान के लिए हज़रत ए दिल्ली कहा गया है।
इल्तुतमिश ने अपने दरबार में मिनहाज शिराज और मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। उसने हौज शमशी ईदगाह, अतारकीन दरवाज़ा और मोहम्मद गौरी की याद में मदरसाए मुअज़्ज़ी का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश के बाद हम देखते हैं कि अयोग्य रुकनुद्दीन फ़िरोज़ गद्दी पर बैठता है, पर इसके बाद रज़िया सुल्तान आती हैं जो भारतीय इतिहास में पहली महिला होती हैं। अंतिम महत्वपूर्ण शासक इस वंश का गयासुद्दीन बलबन है, जो अपनी लौह और रक्त नीति के कारण, सिजदा और पाबोस को शुरू करने के कारण और सेना में दीवाने अर्ज नामक पद को सृजित करने के नाम से जाना जाता है। ममलूक वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था और इसके बाद भारत में खिलजी वंश होती है। आइए हमेशा की तरह प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हम देखेंगे इस वंश के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी। जैसा कि हमने बताया कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली थी। इस वंश को हम ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की सत्ता संभाली और लगभग 4 वर्षों तक उसने शासन किया। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। भारत पर अजमेर और दिल्ली में शासराज्य करने वाले चौहान वंश के क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान को तराई के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया और यहाँ अपने वंश की स्थापना की। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को, जैसा कि मैंने पहला बताया है, 3 गुलामों में आपस में बांट दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्य की राजधानी कहाँ थी। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भारत में राजधानी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दिल्ली आता है। दिल्ली इन लोगों ने अपना कार्य क्षेत्र बनाया, दिल्ली से सैनिक अभियान किए, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से आए थे और लाहौर जो है वो बीच का हिस्सा पड़ता था। तीसरा प्रश्न है किस व्यक्ति ने बालक कुतुब को गुलाम के रूप में खरीदकर अपने पुत्रों के साथ सैन्य और धार्मिक शिक्षा दिलवाई थी। आंसर हो जाएगा अब्दुल अजीज़। बहुत ही नेक इंसान था और उसके वक्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान शरीफ को हिफ्स कर लिया, उसे आयतें याद थी। और लेकिन अब्दुल अजीज़ की मृत्यु के बाद उसके बेटों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर जाकर बेच दिया था। चौथा प्रश्न है, तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत के विजित प्रदेशों दिल्ली, लाहौर, आगरा आदि का सूबेदार किसे नियुक्त किया था। उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था, बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी के सामने प्रस्तुत किया था। हमारा पांचवा प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी के शाही अस्तबल के किस पद पर आसीन था। उत्तर हो जाएगा अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर क्या है? ये घुड़साल जहाँ घोड़े रखे जाते हैं वो जगह होती है और उसका प्रमुख जो है वो अमीर ए आखुर कहलाता है और उस ज़माने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, 1194 ईस्वी में चंदावर, जिसे हम चंदवार भी कहते हैं, का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था। तो यह युद्ध मोहम्मद गौरी, जिसमें शामिल थे कुतुबुद्दीन ऐबक और जयचंद के बीच हुआ था। चंदावर जो है वो वर्तमान समय में फिरोज़ाबाद का एक शहर है। चंदावर के युद्ध में आंख में तीर लगने की वजह से जयचंद की मृत्यु हो गई थी। यह युद्ध मोहम्मद गौरी के नाम पर वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक और जयचंद के बीच ही हुआ था। अगला सातवां प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस बादशाह को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक को उसके दानवीरता और उदारता के कारण लाख बख्श का नाम दिया गया तथा हाथियों का दान करने के कारण उसे एक और उपाधि मिली, पील बख्श की। याद रखेंगे, उदारता के मारे लाख बख्श और हाथियों का दान करने की वजह से उसे पील बख्श कहा जाता था। अगला 8वां प्रश्न है कि फर्रुख मुद्दियार और हसन निज़ामी नामी प्रसिद्ध विद्वान सल्तनत काल में किसके दरबार को सुशोभित करते थे? उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है कि अजमेर शरीफ में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के आदेश पर ही 2.5 दिन में 2.5 डेज में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह मस्जिद बनवाई थी। इसी कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बहुत इज्जत करता था और उन्हें ही अपना आध्यात्मिक गुरु मानता था और इन्हीं की याद में उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था, जो आगे चलकर इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया और इसने दिल्ली में ही कुतुबुल इस्लाम नामक मस्जिद भी बनाई थी। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी या कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1210 ईस्वी में। हमने देखा है कि लाहौर में चौगान, जो पोलो टाइप का खेल होता है, जैसे आज के डेट में पोलो खेलते हैं घोड़े पे चढ़ के और स्टिक से मारते हैं बॉल को, तो वो चौगान कहलाता था। तो लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत ही चोट लगी और उसी चोट की वजह से आगे चलकर नवंबर 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन की समाधि वहीं बगल में लाहौर में अनारकली बाजार में स्थित है। 12वां प्रश्न है कि 1192 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन किस शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राज्यों की देखभाल कर रहा था? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। 13वां प्रश्न है 13वां प्रश्न हमारा हो जाएगा कि ममलूक वंश, मैं अक्सर गुलाम वंश ना कह के इसको ममलूक वंश कह रहा हूँ क्योंकि सभी गुलाम नहीं थे। 11 बादशाहों में सभी सिर्फ 3 ही गुलाम थे, इसलिए ममलूक वंश कहना ही उचित रहेगा। ममलूक वंश का कौन सा शासक कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमने देखा है कि शुरू में जब वो घुड़सवारी सीख रहा था, पढ़ाई पढ़ रहा था, तो उसने कुरान शरीफ की कोई आयतों को रट लिया था, जिसके वजह से उसे कुरान खां की उपाधि दी गई थी। ये अब्दुल अजीज़ कूफी जिन्होंने पहले इसे ख़रीदा था, उन्होंने इसे कुरान खां कहना शुरू किया। अगला 14वां प्रश्न है 14th वन, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक 25 जून 1206 को अनौपचारिक अनऑफिशियल रूप से हुआ था, परंतु ऑफिशियली जो है 1208 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक किसने पूरा करवाया? उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन महमूद। ये मोहम्मद गौरी का भतीजा था और 1208 ईस्वी में आके उसने उसे खिलवत दिलाई, यानी कि उसे राजा घोषित किया। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के किस सेना नायक, स्वयं कुतुबुद्दीन नहीं, उसके किस सेना नायक ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के मेहरौली में कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की ताकत हो जाएगा हिंदी में ये, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1197 ईस्वी में किसने करवाया था? उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 17th क्वेश्चन है, नवंबर 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर हो जाएगा आराम शाह। आराम शाह के बारे में थोड़ा सा विवाद है, कुछ लोग इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं,
लेकिन उस समय के जो तुर्क अमीर थे और जो मलिक लोग थे, उन्होंने आराम शाह को ही शासक नियुक्त किया था, लेकिन वह अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का निकला। 18वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हम लोगों ने देखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में ममलूक वंश, गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन उसको सुदृढ़ करने का काम और मजबूत बनाने का काम उसका दामाद इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश करता है। इसीलिए इतिहासकार उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। 19वां प्रश्न हो जाएगा कि 40 गुलामों के समूह, जिसे चालीसा दल कहा जाता है, इसका गठन किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इसे हम तुर्कान चहलगानी नाम याद रखेंगे, तुर्कान चहलगानी भी कहते हैं। यह 40 गुलाम हमेशा इल्तुतमिश के साथ साये की तरह रहते थे और इस संगठन को चरगान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 20वां कि भाषा की नवीन शैली खड़ी बोली का विकास ममलूक वंश के किस शासक के काल में हुआ था? उत्तर हो जाएगा शमशुद्दीन इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। तबकात नासरी के लेखक मिनहाज उस शिराज रूहानी एवं मलिक ताजुद्दीन रेजाब लेखक किसके दरबार को सुशोभित करते थे? उत्तर हो जाएगा शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने इमारतों का निर्माण कराया और कला और संस्कृति को संरक्षण दिया, विद्वानों को भी अपने यहाँ संरक्षण दिया। ठीक है, आगे जो 22वां प्रश्न है वह जवामी उल हिकायत, एक पुस्तक का नाम है। जवामी उल हिकायत के रचनाकार कौन है? उत्तर हो जाएगा ज़हीरुद्दीन नसीर मोहम्मद अफ़वी। ज़्यादातर किताबों में सिर्फ अफ़वी रहता है, यहाँ पर ज़हीरुद्दीन नसीर मोहम्मद अफ़वी पूरा नाम है, जो सही है। 23वां प्रश्न है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? आंसर हो जाएगा दिल्ली। हमने देखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, चूँकि वो उसके शुरुआती दिन थे, उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, जबकि वह दिल्ली को केंद्र बना के उत्तर भारत में अभियान करता रहता था। लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी को ही चेंज कर दिया, वो लाहौर से दिल्ली लेकर आया। अगला 24वां प्रश्न है, वह पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे? उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। करेंसी के फील्ड में भी उसने बहुत सारा काम किया। हम देखेंगे आगे चलकर कि उसने चांदी के सिक्के बनवाए, ठीक है, उन्हें टका नाम दिया, और तांबे के सिक्के जिसे जीतल कहलाते हैं। और उसने एक और महत्वपूर्ण काम किया था कि अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना शुरू किया, जो किसी बादशाह के द्वारा किया गया यह पहला काम है। अपने सिक्कों पर टकसाल मतलब कहाँ ये सिक्के छापे जाते हैं या ढलवाए जाते हैं, ये लिखाया किस जगह पे। नेक्स्ट 25वां प्रश्न हो जाएगा, किस विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर अपनी बेटी रजिया का नाम अंकित करवाया? तो ग्वालियर के विजय के बाद। नेक्स्ट 26वां हो जाएगा, प्रसिद्ध रचनाकार हसन निज़ामी और फ़ख्र ए मुदव्विर ममलूक वंश के किस शासक के दरबार में थे? तो आंसर हो जाएगा ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश नहीं, ऐबक ने भी बहुत से रचनाकारों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। 27वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? उत्तर हो जाएगा बदायूं का। हमने देखा है कि इल्तुतमिश जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ भी रहा, और वो उसका दामाद भी था। 28वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और साथ ही दामाद कौन था? वही आ गया जो मैं अभी कह रहा था। उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी, और वास्तव में भगवान ने उसे साम्राज्य का स्वामी आगे चलकर बना भी दिया।
इसके पिता, जिनका इलाम खां नाम था, इलबरी जनजाति का सरदार था। इल्तुतमिश जो है वह शमशी वंश का था। इसीलिए हम देखते हैं कि ये सल्तनत काल में, ये जो हमारा गुलाम वंश का जो काल है संपूर्ण 1206 से 1290 का, इसमें 3 अलग अलग वंश के लोग आए थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इलबरी वंश का था, बलबन जो है बलबनी वंश का, और इल्तुतमिश जो है वह शमशी वंश के थे। अगला प्रश्न 29वां हो जाएगा कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने अपनी राजनीतिक कुशलता से किस विदेशी आक्रांता के आक्रमण को विफल बनाया था? चंगेज़ खां को। 1221 ईस्वी में हम देखते हैं कि चंगेज़ खां जो है वो मंगोलों का नेतृत्व करते हुए ख्वारिज़्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमाओं तक आ गया था। लेकिन इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी की कोई मदद नहीं की, उसको कोई भी किसी तरह का शरण नहीं दिया, और इस तरह मंगोलों के आक्रमण से वो बच गया। अगला प्रश्न है, ममलूक काल में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किस शासक ने की थी? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये प्रश्न एग्जाम्स में आता है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किस शासक ने की थी? उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि इस प्रणाली में इक्तादार कर को जमा करता है। ठीक है, टैक्स का जो जमा करता है वो इक्तदार करता है, और ये राशि जो है भूस्वामी की सेना के लिए एकत्रित की जाती थी। इसका एक हिस्सा सुल्तान को दे दिया जाता था। इक्तादार सुल्तान की सहायता के लिए अपने पास सेना रखता था, और ये सेना ज़रूरत पड़ने पर सुल्तान की सहायता करती थी। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि। इस प्रणाली का जिक्र सियासतनामा पुस्तक में भी हमें देखने को मिलता है। अगला एक प्रश्न है 31वां प्रश्न है, किस ममलूक शासक को हजरते दिल्ली के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश को ऐबक ने यह नाम अनहिलवाड़ा के युद्ध के दौरान ही खरीदा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा प्रथम शासक था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन शुरू किया? उत्तर हो जाएगा बलबन, गयासुद्दीन बलबन। उसने अपने राज्य में ईरानियों का जो नवरोज़ त्यौहार था वो बनाना शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 33वां प्रश्न है, आप ध्यान से सुनेंगे, ये सब आपकी भलाई के लिए ही है। सुल्तान गरी का मकबरा किसकी कब्र है जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था? उत्तर हो जाएगा नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन जो था वो इल्तुतमिश का पुत्र था, और अपने इसी बेटे की याद में इल्तुतमिश ने नासिरी मदरसा का निर्माण भी करवाया था। अगला 34वां प्रश्न है, हौज़ शमशी जगहों का नाम है। हौज़ शमशी, शमशी ईदगाह और अतारकिन दरवाज़े का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे 35वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की याद में इल्तुतमिश ने किस भवन का निर्माण करवाया था? उत्तर हो जाएगा मदरसाए मुइज़्ज़ी। ठीक है, यह आपको 35वां प्रश्न है, मदरसाए मुइज़्ज़ी। यह दिल्ली में स्थित है, और अतारकिन दरवाज़ा जो है जिसमें ऑप्शन मैंने दिया है वो नागौर में स्थित है। अगला 36वां प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसलिए अगर घुमा के देखा जाए तो वो तीसरे नंबर पे आता था, इसलिए वो गुलामों का गुलाम कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट है 37वां प्रश्न, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक उपाधि प्राप्त की? उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश।
क्या होता था उस समय जो है मुसलमानों का खलीफा बगदाद में बैठता था और वो यही सब लोगों को खिलवत देता था। खिलवत मतलब कि इजाज़त। तो जो उस समय जो बगदाद के खलीफा थे अल मुंतसिर बिल्लाह, उन्होंने ही सुल्तान आज़म की उपाधि दी और उसे खिलवत यानी कि इजाज़त दी कि अब आप सही रूप में बादशाह कहलाने के लायक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश की किस वर्ष में मृत्यु हुई? उत्तर हो जाएगा 1236 ईस्वी। लेकिन इल्तुतमिश ने मरने से पहले अपनी बेटी रज़िया को उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि उसका बड़ा बेटा महमूद मारा जा चुका था और उसकी मृत्यु 30 अप्रैल। तो हम देखते हैं कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में हुई और इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगर कभी पूछा जाए कि ये मकबरा किस तरह का है तो उत्तर हो जाएगा ये एक कक्षीय है, यानी कि सिंगल रूम में बना हुआ है। 39वां क्वेश्चन है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी शाह तुर्कान ने अपने किस पुत्र को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? उत्तर हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। यह एक नालायक, अय्याश और आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। शासन के कामों में भाग नहीं लेता था। जनता में त्राही तबाही मची हुई थी और जनता इससे असंतुष्ट थी और इसी वजह से जनता ने विद्रोह कर दिया और रज़िया सुल्तान को, जो इसकी बहन थी, हम आगे देखेंगे, गद्दी पर बैठाया। अगला प्रश्न है 40वां कि किस इतिहासकार ने गुलाम वंश को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासक नाम दिया है? तो याद रखेंगे कि ये अजीज़, इतिहासकार अजीज़ हैं। इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित नाम ममलूक शासक ही सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, हम देखते हैं कि इस वंश का अलग अलग नाम है। इसे गुलाम वंश कहते हैं, इसे ममलूक वंश कहते हैं और इतिहासकार अजीज़ ने इसे दिल्ली के आरंभिक तुर्क का ही नाम दिया। लेकिन इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया नाम ममलूक वंश ही सबसे ज़्यादा मान्य है। ममलूक अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता से उत्पन्न संतानों के वंश। नेक्स्ट 41 यानी कि 41वां प्रश्न हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति किस वर्ष में मिली थी? तो 1208 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ने अपने गुलाम इल्तुतमिश को 1205 ईस्वी में ही दास्ता के बंधन से मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे सजनदार कहते हैं शाही अंगरक्षकों के सरदार को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे सजनदार और अमीर शिकार नियुक्त किया था? उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट 43वां 43 क्वेश्चन है, ममलूक वंश के इतिहास में गयासुद्दीन बलबन ममलूक वंश के इतिहास में गयासुद्दीन बलबन ममलूक वंश के इतिहास में गयासुद्दीन बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की, इल्तुतमिश ने शमशी वंश की। तो सवाल ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा कुतुबी वंश। हम देखते हैं कि जो ये आपको स्लेव डायनेस्टी है, इसमें 3 अलग अलग वंश आते हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुबी वंश, उसके बाद इल्तुतमिश का शमशी वंश और तीसरा जो है बलबन का बलबनी वंश। नेक्स्ट 44 है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। जबकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मलिक, सिपहसालार आदि उपाधियों से ही संतुष्ट था। उसने राजा वाजा की, सुल्तान उल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश
के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति किस रंग का वस्त्र धारण करता था? उत्तर हो जाएगा लाल रंग। अगर किसी को न्याय चाहिए होता था तो वो लाल कपड़े पहनकर दरबार में उपस्थित होता था, तो समझ लिया जाता था कि उसे किसी तरह की याचना है। अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। यह किस इतिहासकार के कथन है? तो ये डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के कथन है। नेक्स्ट 47वां देखते हैं हम लोग। दिल्ली के सुल्तान, नेक्स्ट है 47वां, रुकनुद्दीन फिरोज के अल्प शासन काल में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? उत्तर हो जाएगा शाह तुर्कान। शाह तुर्कान रुकनुद्दीन की माँ थी और बहुत ही निरंकुश औरत थी। वो एक क्रूर और अत्याचारी संरक्षिका थी, ठीक है। और उसने अपने बेटे को अय्याश बना दिया था, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक उसका शासन नहीं चल सका। अगला 48वां प्रश्न है, दिल्ली का वो कौन सा शासक है जिसे जनता ने गद्दी पर बैठाया था? थोड़ा ध्यान से इस प्रश्न को सुनेंगे और इसके उत्तर को भी। प्रश्न है कि दिल्ली का वो कौन सा शासक है जिसे जनता ने गद्दी पर बैठाया था? उत्तर हो जाएगा रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान ही राजा बनना चाहती थी अपने पिता के बाद, लेकिन अपनी सौतेली माँ की वजह से, जिसने अपने बेटे शाह तुर्कान को गद्दी पर बैठा दिया था, राज्य में न्याय व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई थी, जिसकी वजह से रज़िया सुल्तान ने क्या किया कि लाल कपड़ा पहनकर नमाज के वक्त मस्जिद के सामने जाके खड़ी हो गई और लोगों से शाह तुर्कान के अत्याचारों, राज्य में फैली अव्यवस्था आदि के बारे में बताया। लोगों को ये भी बताया कि अगर वो उसे गद्दी पर बैठाते हैं तो ये इन सारी चीज़ों को, जो देश में अव्यवस्था फैल गई है और जो राजा के अत्याचार बढ़ गए हैं लोगों के ऊपर, इन सब को दूर कर देगी। तो तुर्क सेनापति, सामान्य जनता सब उससे प्रभावित हो गए। शायद लड़की का रोना लोगों को प्रभावित कर गया। तो वो लोग सब महल की ओर बढ़ते हैं, शाह तुर्कान को बंदी बना लेते हैं। बाद में जब उसका बेटा आता है बाहर से, रुकनुद्दीन फिरोज, तो उसे भी बंदी बना लेते हैं और रज़िया सुल्तान को सुल्तान घोषित कर देते हैं नवंबर 1236 ईस्वी में। अगला 51वां प्रश्न है, नो 49th क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका कौन थी? सल्तनत की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी एक महिला प्रधानमंत्री बनी, लेकिन हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। उस समय रज़िया सुल्तान प्रथम और अंतिम महिला शासक बनी। नेक्स्ट है पुरुष वेशभूषा। कुआ कहते हैं कोट को, एवं कुलाहा कहते हैं टोपी को। तो कुआ और कुलाहा पहनकर कौन सी महिला शासिका दिल्ली के दरबार में बैठती थी? उत्तर हो जाएगा रज़िया सुल्तान। अब आइए 51वें यानी कि 51 क्वेश्चन की तरफ। रज़िया सुल्तान ने किसे अमीर ए आखुर के पद पर आसीन किया था? उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन याकूत। यह एक हबशी था और रज़िया सुल्तान इससे एक तरफा प्रेम भी करती थी, ठीक है। 52वां प्रश्न है, जलालुद्दीन याकूत की हत्या किसने की थी? उत्तर हो जाएगा अल्तुनिया ने, ठीक है। ये उस समय बाद में आकर, पहले ये आपको बदायूं का सूबेदार था, बाद में भटिंडा का सूबेदार बन गया था। 53, यदि रज़िया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। यह किस इतिहासकार के कथन है? उत्तर हो जाएगा एलिफिस्टन के। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है 54, किस वर्ष तराइन के तीसरे युद्ध में, हम लोग तराइन का दूसरा युद्ध देख चुके हैं,
पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था। ये त्राइन के मैदान में, चूंकि अब तीसरी ये लड़ाई हुई है इसीलिए इसका नाम त्राइन का तीसरा युद्ध है, में इल्तुतमिश ने यल्दोज और कुबाचा को पराजित कर सिंधु नदी में डुबा कर मार डाला था। किस वर्ष? उत्तर हो जाएगा 1215 AD। 54th क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को कहाँ का इक़्तिदार बनाया था? बदायूं का, लेकिन आगे चलकर ये भटिंडा का भी इक़्तिदार बन गया था, याद रखेंगे। रजिया सुल्तान ने विधिवत किस से विवाह किया था? प्यार तो वह करती थी याकूत से, लेकिन मजबूरीवश उन्हें अल्तुनिया से शादी करनी पड़ी थी। नेक्स्ट है कि रजिया सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1240 ईस्वी। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास रात में सोते समय डाकुओं के दल ने उसकी हत्या कर दी थी। उस समय अल्तुनिया भी उसके साथ था, वो भी मारा गया। और रजिया सुल्तान का मकबरा दिल्ली में स्थित है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये मकबरा कैथल गुजरात में है, कुछ पंजाब कहते हैं और कुछ जो है दिल्ली कहते हैं। इसलिए ये एक विवादित प्रश्न है जो एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा, लेकिन आप मोटा मोटी जान लीजिए। चूँकि ज़्यादातर सल्तनत कालीन लोगों के मकबरे दिल्ली में हैं, तो रज़िया का भी मकबरा दिल्ली में मान के चलिए। लेकिन इस जो गुजरात के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसका मकबरा कैथल में है, क्योंकि कैथल में एक कब्र के ऊपर रज़िया सुल्तान से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई हैं। 58 प्रश्न है, रज़िया सुल्तान की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? उत्तर हो जाएगा बहराम शाह। यह इल्तुतमिश का तीसरा बेटा था और 1242 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है 59। ठीक, मुइज़ुद्दीन बहराम शाह की मृत्यु के बाद प्रश्न है कि 1242 ईस्वी में कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। यह इल्तुतमिश के बेटे फिरोज शाह का बेटा था, यानी इल्तुतमिश का पोता था। इसके शासन काल में समस्त शक्तियां जो हैं वो नायब के हाथों में थीं, और नायब कौन था? तो बलबन साहब थे। नेक्स्ट प्रश्न है जो 60वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, अलाउद्दीन मसूद शाह के शासन काल में बलबन किस पद पर आसीन था? उत्तर हो जाएगा अमीर हाजिब। अभी तक जो पिछले वीडियोस थे हमारे काफ़ी छोटे होते थे, लेकिन आप ही लोग में से लोगों का रिव्यू आया कि सर थोड़ा विस्तार में बताइए। ठीक है, और आप लोगों की बात को मुझे मानना पड़ा, जिस वजह से ये वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। इसमें जो है जितने भी प्रश्न हैं, आप एक बात और ध्यान देंगे, मैं प्रश्न में ही कुछ उत्तरों को दे देता हूं। अगर आप ठीक से प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई 2-3 इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन मसूद शाह के शासन काल में बलबन, अब धीरे धीरे हम बलबन की ओर बढ़ रहे हैं, कि बलबन किस पद पर आसीन था? उत्तर हो जाएगा अमीर ए हाजिब। 61वां प्रश्न, बलबन ने किस अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाकर कारागार जेल में डाल दिया था? उत्तर हो जाएगा 1246 ईस्वी, और यहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। और बलबन ने क्या किया कि अब दिल्ली की गद्दी पर अपने दामाद नासिरुद्दीन महमूद को बैठा दिया, जो उस समय सिर्फ 16 वर्ष का था। बलबन को कौन सी उपाधि मिली थी? अगला प्रश्न है। तो बलबन को उलुग खां, ये कई एग्जाम्स में आया है, याद रखेंगे कि बलबन उलुग खां की उपाधि किसे दी गई थी? उत्तर हो जाएगा बलबन को। 1249 यानी कि 1249 में बलबन को उलुग खां की उपाधि मिली थी, और साथ ही नायब ममलिकात का पद देकर उसे शासन का अधिकार मिल गया था। यह उपाधि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने उसे दी थी, याद रखेंगे। उलुग खां की उपाधि बलबन को सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी?
ये 1265 ईस्वी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस वर्ष गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उत्तर हो जाएगा 1265 ईस्वी। बलबन जो है वो इलबरी तुर्क था। अलग अलग ये जातियाँ हुआ करती थी उधर सेंट्रल एशिया में, तो उन्हीं में से एक जाति इलबरी थी। इलबरी तुर्क था और इसके बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बलबन ने शासक बनने के बाद गयासुद्दीन और नियाबत ए खुदाई आदि उपाधियां धारण की थीं। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, सल्तनत काल में राजत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो ये उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। राजत्व सिद्धांत के तहत बलबन का मानना था कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होता है और सुल्तान का निरंकुश होना अनिवार्य है। आगे चलकर देखेंगे कि इसने सिजदा, पाबोस, इस तरह की बहुत सी चीज़ें दी थी। आ ही गया कि सिजदा और पाबोस जो है वो की परंपरा किसने शुरू की थी? उत्तर हो जाएगा बलबन। सिजदा का अर्थ होता है कि ज़मीन पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस का अर्थ हो जाता है कि सुल्तान के पैरों को चूमना। ये सब उस समय के तुर्क सरदारों को नीचा दिखाने के लिए बलबन ने किया था। बलबन जो है अपने आप को जिले इलाही की उपाधि धारण कर बताता था कि मैं ईश्वर का भारत ज़मीन पर प्रतिनिधि हूँ। अगला प्रश्न 68वां प्रश्न है कि सैन्य विभाग, जिसे दीवान अर्ज भी कहा जाता है, की स्थापना किसके काल में हुई थी? उत्तर हो जाएगा बलबन। एक स्टेटमेंट है 69 क्वेश्चन कि यह मेरी छोटी पुत्री कई पुत्रों से श्रेष्ठ है। इल्तुतमिश ने यह बात किसके बारे में कही थी? नेचुरली रज़िया सुल्तान के बारे में कही। ठीक है, चूंकि ये एक वक्तव्य है, स्टेटमेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ दिया है कि यह मेरी छोटी पुत्री कई पुत्रों से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट 70वां प्रश्न हो जाएगा कि सल्तनत काल में वजीर निज़ाम उल मुल्क जुनैदी ने किसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी? उत्तर हो जाएगा रज़िया सुल्तान। अगला प्रश्न है 71वां है, रज़िया सुल्तान किस अफ्रीकी गुलाम से एक तरफा प्रेम करती थी? उत्तर हो जाएगा याकूत। इसका पूरा नाम था जमालुद्दीन याकूत और ये एक हबशी था। ठीक है, लेकिन रज़िया सुल्तान इसे दिलो दिल चाहती थी। बाद में इसकी हत्या अल्तुनिया ने कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रज़िया सुल्तान के शासनकाल में बलबन किस पद पर आसीन था? उत्तर हो जाएगा अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर बार बार हमें ये ममलुक डायनेस्टी में देखने को ये वर्ड मिलता है, क्योंकि ये वर्ड जो है बड़ा इम्पोर्टेंट था। ये अमीर ए आखुर जो क्या थे, वो अश्वशाला का प्रधान होता था और जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उस ज़माने में वो घोड़ों के बल पर ही। इसलिए अच्छी क्वालिटी के घोड़े होना, अच्छी नस्ल के घोड़े होना, उनका रख रखाव करना बड़ा ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है रज़िया सुल्तान के शासनकाल में बलबन किस पद पर था? तो अमीर आखुर। आइए अगला देखते हैं 73वां प्रश्न कि सल्तनत काल के किस बादशाह ने एक सैन्य विभाग, जिसे दीवान अर्ज कहते थे, का गठन किया और उसका प्रमुख आरिज़ मुमालिक को बनाया? तो किसने ये सब किया था? बलबन ने। नेक्स्ट आता है हमारा 74वां प्रश्न हो जाएगा कि नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन ने किस वर्ष मंगोल नेता हलाकू खां से समझौता कर पंजाब में शांति कायम की? उत्तर हो जाएगा 1256 ईस्वी में। 75वां प्रश्न हो जाएगा सल्तनत कालीन कौन सा बादशाह स्वयं को फिरदौस के शाहनामा, फिरदौस राइटर हैं, शहनामा पुस्तक का नाम है, में वर्णित अफरासियाब वंश का बताता था?
उत्तर हो जाएगा बलबन। चूँकि ये अक्सर लोगों को ये जतलाने की कोशिश करता था अपनी जनता को कि राजा जो है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, और अपने वंश की तारीफ करता था। आगे इसने कुछ ऐसा कहा था जो मैं बताऊंगा। ये जो छोटी जात के लोग थे उनसे वो नफरत करता था। अगला प्रश्न 76वां है, मिन्हाजुश शिराज हिंद ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी, मिन्हाजुश शिराज राइटर का नाम है, तबकात नासरी इसकी बुक है, को सल्तनत काल के किस शासक को समर्पित की है ये पुस्तक? उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद को। चूँकि ये अनकॉमन है, बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक से हटके है, तो याद रखेंगे कि मिन्हाजुश शिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी बादशाह नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित की है। 77वां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए गुलामों के 40 दल को किसने समाप्त किया था? उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने ये देखा कि ये जो 40 दल है, 40 लोगों का, ये काफ़ी शासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उनके बढ़ती हुई हैसियत को घटाने के लिए उसने इस दल को का विघटन कर दिया, सिजदा और पाबोस लागू किया, आओ मेरे पैर छुओ, मेरे सामने झुको। तो ये उनके मनोबल को तोड़ने का एक साधन था। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, जो आगे चलकर देखेंगे हम। अगला 78वां प्रश्न है, जब किसी छोटी जाति के व्यक्ति को देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। यह सल्तनत काल के किस बादशाह के शब्द हैं? गयासुद्दीन बलबन के। ठीक है, वो अपने शासन में शासक वर्ग जो था उसमें सिर्फ उच्च कुल के लोगों को ही नियुक्त करता था, और लेकिन उसने एक दो काम किया कि अपने दरबारियों को शराब पीना, हंसना या गाने गाना, ये सब पूरी रोक लगा दी थी अपने दरबार में। नेक्स्ट 78वां है, 79th, खोखरों के विरुद्ध, खोखर एक जनजाति थी, खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने उसे कौन सी पदवी दी थी? उत्तर हो जाएगा अमीरुल उमरा। चूँकि हम गुलाम वंश, ममलूक वंश के बारे में ही देख रहे हैं, तो थोड़ा प्रश्न आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन ये सारा उसी वंश के बारे में है, गुलाम डायनेस्टी के ही बारे में है। नेक्स्ट 80वां प्रश्न है, ऐबक के समय सरदारों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर हो जाएगा कुलबी। 81वां 81th है, मोहम्मद गौरी के समय के सरदार क्या कहलाते थे? छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी कि मोहम्मद गौरी के समय के सरदार क्या कहलाते थे। मोइज़्ज़ी। काफ़ी लंबा सफ़र तय हो गया है, अब हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लैंड ऑफ नॉलेज, जिसे छोटा करके हमने लैंग्वेज कर दिया है, LANOEDGE, लैंग्वेज कर दिया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो गया है हमारे चैनल का, जो कि नॉर्मली नहीं होता है लोगों का, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कोताही कर रहे हैं इसको सब्सक्राइब करने में। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जाके अगर कुछ बात कहनी है इतिहास में या और किसी विषय पर कुछ जानना है, क्योंकि मेरी टीम पूरी लगी हुई है आपको प्रत्येक नई नई बातें देने के लिए। अगला प्रश्न जो 82वां प्रश्न है वो है कि मोहम्मद गौरी के समय के सरदार क्या कहलाते थे? मुइज़्ज़ी। 82वां प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के ऐबक वंश की जगह भारत में इल्बरी वंश की स्थापना किसने की थी? ये ऐबक हो गया, इल्बरी हो गया, आगे चलेंगे बल्ब, ये सब क्या थी? जनजातियाँ हुआ करती थी। तो इल्बरी वंश की स्थापना जो है वो इल्तुतमिश ने की थी। अगला प्रश्न 83वां प्रश्न है, हौज ए शमशी जलाशय का निर्माण दिल्ली के महरौली में सल्तनत काल के किस बादशाह ने करवाया था? उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इसके पीछे एक कहानी है। इल्तुतमिश जब रात में सो रहे थे
तो सपने में उनको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सपने में आके एक जगह का इशारा किया जो सूखा पड़ा हुआ था और कहा कि आप इसमें जलाशय का निर्माण कराएं। दूसरे दिन जब वो उस जगह पे गए तो सही में उस जगह पर सूखा पड़ा हुआ था। तो 1230 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर एक जलाशय बनाया जिसका नाम हौज़ शमशी रखा और वो आज भी दिल्ली में मौजूद है। इसे आज के दिन शमशी दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। 84 84वां हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में किस वर्ष बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया था? उत्तर हो जाएगा किस वर्ष है, तो 1276 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 85वां प्रश्न है कि गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जो आया है, जो पैदा हुआ है, मरेगा ही। बलबन साहब की भी मृत्यु हुई एक दिन। उत्तर हो जाएगा 1286 ईस्वी और इसका मकबरा भी दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? उत्तर हो जाएगा कैकुबाद। ये 1286 की बात है, ठीक है। 1286 में कैकुबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है, कैकुबाद किस गैर तुर्क सरदार को अपना सेनापति बनाया था? ये सेनापति किसी को भी बना सकता था, लेकिन ये जो गैर तुर्क सरदार है, क्योंकि उस समय तुर्कों का बड़ा ही वर्चस्व था साम्राज्य में, किसी गैर तुर्क को सरदार बनाना बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए इस प्रश्न को बनाया गया है। और उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को कैकुबाद ने अपना सेनापति बनाया था। 88वां हो जाएगा कि 1290 ईस्वी में कैकुबाद को लकवा पैरालिसिस हो जाने की वजह से किसे सुल्तान बनाया गया? उत्तर हो जाएगा शमशुद्दीन क्यूमर्स को। यह कैकुबाद का सिर्फ 3 साल का बेटा था। बाद में जलालुद्दीन फिरोज ने इसकी हत्या कर दी और भारत में खिलजी वंश की स्थापना की, वो हम देखेंगे। अगला है 89 है ना। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन महमूद, यलदौज, कुबाचा और अली मर्दान, ये सब मोहम्मद गौरी से किस तरह से संबंधित थे? कुछ नाम है, याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन महमूद, यलदौज, कुबाचा, अली मर्दान, तो ये सब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दास थे। और मोहम्मद गौरी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने रिश्तेदारों पर उतना भरोसा नहीं करता था जितना वो अपने दासों पर करता था। और हम देखते भी हैं कि उसकी मृत्यु के बाद उसके 3 जो महत्वपूर्ण दास थे, यलदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने ही उसके विजित क्षेत्रों को आपस में बांट लिया था। अगला 90वां प्रश्न है कि इल्तुतमिश और मेवाड़ के शासक रावल जैत्र सिंह के बीच भूताला का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बहुत कम किताबों में ये मिलता है, तो इसको याद रखेंगे कि भूताला का युद्ध ये 1227 ईस्वी में लड़ा गया था, भूताला का युद्ध। अगला प्रश्न है 91 प्रश्न है, बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से खिलवत अर्थात इजाज़त प्राप्त करने के बाद 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण कर ली थी? उत्तर हो जाएगा नासिर अमीर उल मोमिनीन। याद रखेंगे, नासिर अमीर उल मोमिनीन। 92 प्रश्न है, वह पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए? उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। मैंने देखा है कि इल्तुतमिश ने ही अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया, ठीक है, अंकित करवाया। अपनी बेटी का रज़िया सुल्तान का नाम उसने लिखवाया था। 93 नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, भारत में संभवतः पहला मकबरा यानी कि टॉम जो किसी के मरने के बाद बनवाया जाता है का निर्माण करवाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। और इसका नाम भी आप याद रखेंगे, सुल्तान गढ़ी है इस मकबरे का नाम, जो दिल्ली में है। तो सुल्तान गढ़ी मकबरा जो है वो भारत में बनने वाला पहला मकबरा है। नेक्स्ट 94,
सल्तनत कालीन किस शासक के समय भारत में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ था? उत्तर हो जाएगा बहराम शाह। आइए आगे देखते हैं। 95वां क्वेश्चन है, मसूद शाह ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? उत्तर हो जाएगा अमीर ए हाजिब। 96 क्वेश्चन है, बंगाल में खिलजियों के विद्रोह का दमन करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे अपना सूबेदार नियुक्त किया था? उत्तर हो जाएगा अली मर्दान को, और ये अली मर्दान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम भी था। यही। नेक्स्ट 97 है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाए गए अमीरों को किस नाम से जाना जाता था? अमीर एक पद होता था, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें कुतुबी अमीर कहते थे। कुतुबी अमीर याद रखेंगे। 98 है, न्याय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार लाने के लिए इल्तुतमिश ने नगरों में काजी और दूसरे किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? उत्तर हो जाएगा अमीर ए दाद, यानी कि याद रखेंगे अमीर ए दाद का काम और काजी का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था। 99वां प्रश्न है, सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान के लिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? तो उसे एक नाम दिया जाता है कि हज़रत दिल्ली, चूँकि उसने दिल्ली में बहुत कुछ बनवाया, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपको कुतुब मीनार है। हमारा 100वां आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज, गुलाम वंश के किस शासक ने गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा बलबन। और ये सारे जो गुप्तचर होते थे वह सुल्तान बलबन के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। इस तरह हमने देखा कि स्लेव डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी के 100 प्रश्न पूरे हुए। इन प्रश्नों को देखने में आपको वक्त कम लगेगा, लेकिन अगर आप देखते हैं तो आने वाली परीक्षाओं में अगर इस वंश से, इस चैप्टर से कुछ पूछा जाता है तो मेरे ख्याल से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, उम्मीद है मेरा ये लेक्चर, मेरी ये बातें आपको पसंद आई होंगी। एक बार फिर से आपसे अनुरोध है, इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्लिक बटन पे, और जो लाइक वाला है उसे भी लाइक करें। कमेंट जो करना हो, आपको पसंद लगा है तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरा लगा है तो बुरा कमेंट कीजिए, दोनों ही मुझे स्वीकार होंगे। सो डियर गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और फिर आगे आपसे मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।